हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आईएएस में आप सबका ढेरों स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियों का जो प्रयोग किया गया है उस संदर्भ में। इस कड़ी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे 9th शेड्यूल को लेकर। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, हम लोग 9वीं अनुसूची को समझने का प्रयास करेंगे। और 9वीं अनुसूची संविधान में एक ऐसी अनुसूची है जो कि अब तक सर्वाधिक चर्चित अनुसूचियों में रहा है। यह एक ऐसी अनुसूची है जिसको लेकर अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता रहता है। कारण क्या है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय समायोजित किए जाते हैं, जो कानून 9वीं अनुसूची में संदर्भित कर दिए जाते हैं, 9वीं अनुसूची में संकलित कर दिए जाते हैं, उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे मान लिया जाता है। हम लोग समझने का प्रयास करें कि क्या वास्तव में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून इन विशेषताओं से युक्त है। क्या वास्तव में 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को शामिल किया गया है, जिन कानूनों का निर्धारण किया गया है, क्या वास्तव में उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि अनुसूचियों से हमारा आशय क्या है। जब तक अनुसूचियों को हम नहीं समझेंगे, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं किन विशेषताओं से युक्त है, इन्हें अनुसूची क्यों कहा जाता है, अनुसूचियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, और क्या वास्तव में अनुसूचियों का संशोधन संभव है। हालांकि इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विषय की पुनरावृत्ति के लिए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि अनुसूची से हमारा आशय क्या है। संविधान में जो अनुसूचियां संकलित की गई हैं उनका वास्तविक अभिप्राय क्या है, और यदि हम अनुसूचियों को समझने का प्रयास करें तो अनुसूची संविधान के विशेष प्रावधान होते हैं। संविधान में इनका संकलन अनुच्छेदों की व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये ऐसी अनुसूचियां होती हैं जो अनुच्छेदों को संरक्षित करती हैं, अनुच्छेदों को कवर करने का प्रयास करती है। तो इसके लिए संविधान में अनुसूचियों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी अगर थोड़े से हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान में कुल 8 अनुसूचियां प्रयोग में लाई गई थी। लेकिन बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से आज अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसका मतलब है कि भारत के मौलिक संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी और बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 अनुसूचियां सम्मिलित की गई, इसी को आधार बनाकर अनुसूचियों को हम 2 बड़े भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोग इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसूचियों के वास्तविक प्रकार क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि अनुसूचियों का आशय क्या है, तो वास्तव में अनुसूची वैसे प्रावधान हैं जो संविधान में निर्धारित अनुच्छेदों की व्याख्या से संबंधित है। दरअसल में संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, या तो प्रावधान अनुच्छेदों के रूप में है या फिर उनका विस्तार किया हुआ स्वरूप अनुसूचियों के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अनुसूचियाँ हैं उस संविधान के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। साथ ही संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके सापेक्ष अनुसूचियां अनुशासन के रूप में काम करती हैं, दिशा निर्देशन का कार्य करती हैं। यानी अनुच्छेदों के प्रयोग की दिशा क्या होगी, इसको लेकर अनुसूचियों में प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि यदि हम अनुसूचियों के प्रकारों की बात करें तो मूल रूप से देखा जाए तो इसे हम 2 बड़े भागों में बांट सकते हैं। एक वे अनुसूचियां जो संविधान के प्रारंभ में सम्मिलित थी, यानी भारत के मौलिक संविधान में
जो अनुसूचियां सम्मिलित रही हैं उन्हें मूल अनुसूची कहते हैं, या उन्हें को हम मौलिक अनुसूचियों के रूप में जानते हैं। और बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जो अनुसूचियां संविधान में सम्मिलित की गई, और इस प्रकार की 4 अनुसूचियां अब तक सम्मिलित की जा चुकी हैं। तो संविधान संशोधन के आधार पर संविधान में जब अनुसूचियों का संकलन किया जाता है, ऐसी अनुसूचियां संकलित अनुसूची के रूप में जानी जाती है। तो इसी आधार पर संविधान की अनुसूचियों को हम 2 भागों में रखते हैं। एक को मौलिक अनुसूची कहते हैं, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऐसी अनुसूचियां हैं जिन्हें मौलिक अनुसूची का दर्जा प्राप्त है, और दूसरी संकलित प्रकार की अनुसूचियां हैं जिन्हें संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में स्थान प्राप्त होता है। इस संदर्भ में अगर भारतीय संविधान का आप अवलोकन करें तो अनुसूची 9, अनुसूची 10, 11 और अनुसूची 12, ये 4 अनुसूचियां संकलित श्रेणी की अनुसूचियां हैं। एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में अनुसूचियों का संशोधन किया जा सकता है? निस्संदेह, जिस प्रकार संविधान के प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुसूचियों का भी संशोधन किया जा सकता है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब अनुसूचियों का संशोधन किया गया है, और खासकर 4 बार तो इस प्रकार के संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन रहे हैं जिनके आधार पर संविधान में नई अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया। तो कहने का हमारा आशय है कि अनुसूचियों का संशोधन किया जा सकता है। इन संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनमें कमी लाई जा सकती है, किसी अनुसूची को निरस्त किया जा सकता है, निरसित किया जा सकता है, किसी नई अनुसूची को सम्मिलित किया जा सकता है, या जो अनुसूची पहले से हैं उनमें प्रावधानों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, या प्रावधानों में कटौती की जा सकती है। कुल मिलाकर हमारा कहने का अर्थ है कि अनुसूचियों में संशोधन संभव है, अनुसूचियां संशोधन योग्य होती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संविधान में जो अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं उस संदर्भ में अब तक 4 बार संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन संविधान के लागू होने के ठीक 1 वर्ष के अंदर कर दिया गया, जब संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रवर्तित हुआ, लागू हुआ, और मात्र 1 वर्ष के अंदर 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान की अनुसूची में संशोधन किया गया। उद्देश्य था 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया जाना, जिससे कि भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों को संरक्षा प्रदान की जाए, इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया जाए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर संविधान के पहले संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची को संकलित किया गया है। आज का अध्ययन का विषय इसे यही 9वीं अनुसूची है, तो हम लोग 9वीं अनुसूची को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जब दूसरा संशोधन किया गया अनुसूची के संदर्भ में, तो ये दूसरा संशोधन 1985 में किया गया, और इस दूसरे संशोधन के माध्यम से संविधान में एक और नई अनुसूची 10वीं अनुसूची का संकलन किया गया, और इस 10वीं अनुसूची का सीधा संबंध एंटी डिफेक्शन लॉ से है। दल बदल निरोधक कानून का निर्धारण किया गया इस 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, यानी ये दूसरा संशोधन था अनुसूचियों की दृष्टि से। तो 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में किया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को निर्धारित किया गया। इस 10वीं अनुसूची का मुख्य विषय, जो मुख्य कानून है, दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित है। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो तीसरा संशोधन और चौथा संशोधन एक ही वर्ष में किया गया, 1993 में किया गया। तीसरा संशोधन
करते हुए संविधान में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। इसके लिए संविधान का 73वां संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची का संकलन किया गया है और इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो संविधान का जो 74वां संशोधन किया गया, उस 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक और नई अनुसूची, जिसे हम 12वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं, 12वीं अनुसूची को संविधान में निर्धारित किया गया और इस 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए। हालांकि इस पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया है, पीछे वाली क्लास में आप सब इसका अध्ययन कर चुके हैं और विस्तार से जानने के लिए आप पीछे वाली क्लास को एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो उसमें इस पर काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है, उन तथ्यों से आप सब अवगत होइएगा। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को हमने समराइज कर दिया है कि संविधान में संशोधन के माध्यम से अब तक कौन कौन सी नई अनुसूची का सृजन किया जा सका है। तो पहला जब संविधान संशोधन 1951 में किया गया, 9वीं अनुसूची का संकलन संविधान में संभव हुआ है। जब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया तो 10वीं अनुसूची का संकलन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़े गए और इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची का प्रयोग किया गया। इन तमाम बातों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि विषय को लेकर किसी प्रकार का भ्रम आपके जहन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि 9वीं अनुसूची का जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अनुसूची को समझना जरूरी होता है। उन विशेष प्रावधानों को जब तक समग्रता के साथ आप अध्ययन नहीं कर लेते तब तक 9वीं अनुसूची को समझना संभव नहीं था। और अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि 9वीं अनुसूची क्या है। इसको बहुत थोड़े में अगर देखा जाए तो 9वीं अनुसूची ऐसे कानूनों से युक्त है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐसे कानून निर्धारित किए गए हैं जिन्हें न्यायपालिका की समीक्षा से परे बनाया गया है, न्यायपालिकी हस्तक्षेप से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। तो संविधान की 9वीं अनुसूची एक विशिष्ट प्रकार की अनुसूची है और यह अनुसूची केंद्र के कानून और राज्यों के कानूनों से मिलकर बनी है। यानी कहने का हमारा आशय है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय कानून रखे गए हैं और कुछ राज्यों के कानून भी सम्मिलित हैं। इस 9वीं अनुसूची का संकलन भारत के संविधान में पहली बार पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत किया गया। जब संविधान का पहला संशोधन किया गया तो पहले संशोधन के माध्यम से भारत में जमींदारी उन्मूलन को लेकर और भूमि सुधार की जो विलंबित समस्या थी उस भूमि सुधार को लेकर कुछ प्रावधान किए गए। हालांकि भूमि सुधार और ये जो जमींदारी उन्मूलन की जो प्रथा है इसे समाप्त करने के संदर्भ में अगर आप देखें तो कई राज्यों के स्तर पर इसको लेकर बड़े विरोध हो रहे थे। तो हम लोग उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी अवलोकन करेंगे। लेकिन संवैधानिक आधार पर यदि आप विचार करें तो 9वीं अनुसूची का संकलन भारत के संविधान में अनुच्छेद 31B के तहत किया गया है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो अनुच्छेद 31A कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने हेतु लाया गया था और उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 31B के तहत। कहने का आशय है कि 9वीं अनुसूची का प्रयोग भारत के संविधान में अनुच्छेद 31B के तहत है और पहली बार जब 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इस 9वीं अनुसूची में 13 कानून सम्मिलित किए गए थे। लेकिन आज आप देखें तो विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कानूनों की यह संख्या बढ़कर
284 हो गई है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि 13 कानूनों से शुरू होने वाली 9वीं अनुसूची आज 284 कानूनों को समेटे हुए है। जरूर कोई ना कोई विशेष बात है जिस वजह से कानून की एक लंबी फहरिस्त 9वीं अनुसूची हमें दिखाई पड़ती है। तो उस कारण को भी समझने का प्रयास करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। लेकिन उसे समझने से पहले अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को भी हमें समझना होगा। चूंकि अनुच्छेद 31A का जो संबंध है वह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से, भूमि सुधार से रहा है, लेकिन उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारी संसद ने अगर भूमि सुधार को लेकर कानून बनाया, जमींदारी प्रथा उन्मूलन को लेकर कानून बनाया, तो इस प्रकार के कानून बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी न्यायपालिकीय हस्तक्षेप से लागू हो सके, इसी व्यवस्था को लेकर संविधान में अनुच्छेद 31B का संकलन किया गया और अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया। तो संविधान में जो अब तक 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 1951 से 9वीं अनुसूची का भी प्रयोग आरंभ हो गया। अब इस 9वीं अनुसूची के तहत अगर आप देखें तो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं अनुच्छेद 31B को लेकर। अनुच्छेद 31B ये वास्तव में इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 31B का जो संदर्भ है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो विशिष्टताएं हैं, वह इस ऊपर निर्धारित है कि 9वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 31B के तहत निर्धारित है। इसी वजह से कहा जाता है कि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा से दूर है, न्यायिक समीक्षा से परे है। इसमें जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं, न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती है। इसके साथ ही 9वीं अनुसूची पूर्वव्यापी प्रकृति की है, रेट्रोस्पेक्टिव है और पूर्वव्यापी प्रकृति की होने की वजह से न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद इस अनुसूची के तहत जो विषय सम्मिलित कर लिए जाते हैं, ये मान लिया जाता है कि ऐसे कानून को उसकी स्थापना की तिथि से ही अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम बेहतर ढंग से नहीं समझ लेते, पूर्णता के साथ नहीं समझ लेते, हम 9वीं अनुसूची को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि 9वीं अनुसूची की जो प्रकृति है वो पूर्वव्यापी है, रेट्रोस्पेक्टिव है। तो दरअसल में है क्या कि 9वीं अनुसूची का निर्धारण इस उद्देश्य से किया गया कि यदि केंद्र ने कोई कानून बनाया, हमारी संसद ने किसी कानून का निर्माण किया और वह कानून अगर क्रियान्वित हो रहा है तो न्यायपालिका उसे हस्तक्षेपित नहीं करे। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए उसे 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित कर दिया जाता है। और 9वीं अनुसूची, चूंकि 9वीं अनुसूची की जो प्रकृति है वो रेट्रोस्पेक्टिव टाइप की है, पूर्वव्यापी प्रकृति इसकी है। इस वजह से यदि न्यायपालिका ने ऐसे विषय जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा कर दे, न्यायपालिका चाहे तो उस पर रोक लगा दे, बावजूद यदि विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, 9वीं अनुसूची का हिस्सा बना दिया गया है, तो न्यायपालिका के आदेश यहाँ पर लागू नहीं हो पाते। कहने का आशय कि ऐसा एहसास होता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय जिसकी न्यायिक समीक्षा करते हुए उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो, बावजूद इसके रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर ऐसा विषय मान लिया था कि इस प्रकार का विषय जब से निर्मित हुआ है तब से 9वीं अनुसूची का हिस्सा है।
और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने की वजह से न्यायिक समीक्षा से इसे दूर कर दिया गया है। न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, उसको वैध मान लिया जाता है कि ऐसे कानून उसकी स्थापना की तिथि से ही अनुसूची में मान लिया जाता है और इस आधार पर उन्हें संवैधानिक रूप से वैध घोषित कर दिया जाता है। यानी अब न्यायपालिका उस पर रोक नहीं लगा सकती है, उसकी वैधता जो है वो सत्यापित हो जाती है। तो आज की डेट में क्या हम देख रहे हैं कि जो 9वीं अनुसूची है उसके तहत इस प्रकार के 284 कानून संकलित किए गए हैं। यानी 284 कानून ऐसे हैं जिन्हें 9वीं अनुसूची का हिस्सा बनाया गया है, जिस वजह से इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है। इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हैं, 1981 का निर्णय है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। उसके बाद के कालखंडों का निर्णय है, उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये जो 9वीं अनुसूची है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस रूप में सम्मिलित किया गया। तो वैसे तो इसके इतिहास जो है 1951 से प्रारंभ होता है। कारण क्या है कि 1951 में शंकरी प्रसाद के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया था कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उन्हें चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते ऐसे कानून मौलिक अधिकारों की गारंटी का यदि उल्लंघन करते हो। शंकरी प्रसाद का वाद 1951 में आया था और उस 1951 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में उठाया जा सकता है। ऐसे कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते इस प्रकार के कानून मौलिक अधिकारों से यदि असंगत है, मौलिक अधिकारों की गारंटी का यदि वे उल्लंघन करते हैं तो उन्हें न्यायालय में उठाया सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये जो संविधान की 9वीं अनुसूची है यह वास्तव में भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है और भूमि सुधार से हमारा जो आशय है वो भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन से है। भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन का जो उस समय का पैटर्न था जिसमें जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, उसमें जो संस्थागत सुधार किए गए उसी को हम भूमि सुधार के रूप में जानते हैं और इसके लिए कानून का होना बहुत आवश्यक था। तो कहने का आशय कि भूमि सुधार के लिए कानून का निर्धारण किया गया और जब कानून का निर्माण किया गया तो कई स्टेट्स ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस नए कानून का विरोध प्रारंभ हो गया। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पर समाज के लोगों के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो गए। और विशेषकर जब आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बाकायदा इस नए कानून को न्यायालय में चुनौती प्रदान कर दी गई। अब जब न्यायालय में मामला चला गया तो न्यायालय ने क्या किया, इस नए कानून को अवैध घोषित कर दिया। अब न्यायालय जब अवैध घोषित करता है उसका क्रियान्वयन भी नहीं हो सकता था। इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए उस समय की सरकार ने, जो केंद्र में प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो भूमि सुधार से संबंधित कानून है, चूंकि न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर दे रही है और जब तक इन कानूनों का संचालन नहीं किया जाएगा, उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, भारत में भूमि सुधार हो ही सकता। चूंकि ये भूमि सुधार का जो विषय है वो बहुत पेचीदा विषय है और इस पेचीदा विषय के लिए सख्त कानून का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य के सापेक्ष 8 मई 1951 को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम संसद में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाकर रख दिया।
1951 की घटना है। संविधान अभी लागू ही हुआ था और उसी समय जो है इसे परिवर्तित करने के लिए, इसे संशोधित करने के लिए पहला प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। और संसद भी कौन सी? अंतरिम संसद थी उस समय की। तो इस आधार पर जो है संविधान ने पहला इस प्रकार हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन विधेयक 1951 को पारित किया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह अधिनियम का रूप ले लिया। इस प्रकार 18 जून 1951 को, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इस पहले संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिया। अब यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लिया, लागू हो गया और इसी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर संविधान में एक नई अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो 9th शेड्यूल जो है इस तरीके से भारत के संविधान का हिस्सा बन गया है। अब हम समझने का प्रयास करें कि ये जो 9वीं अनुसूची है इसकी विशेषताएं क्या है। किन विशेषताओं को लेकर 9वीं अनुसूची लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। बराबर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हो रहा होता है जिसकी वजह से 9वीं अनुसूची को लेकर लोगों के बीच आमतौर पर बहस का विषय के रूप में इसका प्रयोग हो रहा होता है। तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची, इसकी पहली विशेषता है कि इसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक चुनौती से इसे संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। क्या करें कि न्यायिक चुनौती से ये संरक्षित है। कहने का आशय है कि अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय को, किसी भी कानून को या कृत्यों को या विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से सुरक्षा प्रदान करता है। 9वीं अनुसूची की पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत सम्मिलित कोई भी कानून, भले ही वह मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों को प्रभावित ही क्यों न कर रहे हो, यदि 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है तो ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायालय में उन्हें चुनौती प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि 9वीं अनुसूची के जो कानून है या संपूर्ण 9वीं अनुसूची, उसका दायरा बहुत व्यापक है, अत्यधिक विस्तार लिए हुए है। कहने का आशय है कि अनुच्छेद 31B का जो दायरा है अनुच्छेद 31A से कहीं अधिक व्यापकता लिए हुए है। अनुच्छेद 31A और 31B में अंतर को भी आपने समझा था। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 31B का जो दायरा, इसका जो क्षेत्र है 31A की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 31A में केवल 5 विशिष्ट श्रेणियों के कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है। फिर समझिएगा, अनुच्छेद 31A से संबंधित जो प्रावधान हैं केवल 2 आधार पर, यानी अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं केवल उन्हीं के आधार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कहने का आशय कि 31A के जो प्रावधान हैं केवल और केवल अनुच्छेद 14 और 19 के सापेक्ष संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 31B अत्यधिक व्यापक है। न केवल अनुच्छेद 14 और 19 किसी भी मूल अधिकार को प्रभावित किए जाने के बावजूद, यदि अनुच्छेद 31B के तहत किसी कानून का निर्माण किया गया है, 9वीं अनुसूची में संकलित किया गया है, तो उसे न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तीसरी विशेषता अगर हम देखें, जो 9वीं अनुसूची की जो तीसरी विशेषता है वह इस रूप में आपको समझना चाहिए
कि 9वीं अनुसूची में मुख्य रूप से ऐसे कानून संकलित किए गए हैं, ऐसे कानून को रखा गया है जिनका संबंध भूमि और आरक्षण जैसे विषयों से है। भूमि सुधार से संबंधित कानून और आरक्षण जैसे भेदभावपूर्ण प्रकार की व्यवस्था से संबंधित कानून, चूंकि इन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। सरकार को इस बात का डर था कि चूंकि भूमि सुधार बहुत ही विवादित मामला है और आरक्षण उससे भी कहीं ज़्यादा विवादित है। अगर आप देखें तो भारत में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो समानता का अधिकार है, उसमें आरक्षण का जो मुद्दा आया, पहली बार जब आरक्षण की बात उठी तो ऐसा एहसास हुआ कि शायद न्यायपालिका समानता के मौलिक अधिकार की वजह से इसे प्रभावित कर सकती है। तो इस वजह से आरक्षण जैसे कानून को भी 9वीं अनुसूची का विषय बना दिया गया और भूमि सुधार से संबंधित जो कानून, जितने भी कानून हैं, उन सबको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। बाद के वर्षों में एक सिलसिला चल निकली कि राज्य सरकारों के स्तर पर भी जब आरक्षण जैसे प्रावधान को नए सिरे से निर्धारित करना जब राज्य सरकारों ने जरूरी समझा या आरक्षण का दायरा 50% से अधिक बढ़ाकर देने की बात की गई, तो इसके लिए राज्य के कानून का निर्धारण किया गया। चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, अभी छत्तीसगढ़ का मामला था, अभी बिहार में भी आरक्षण की सीमा है 50% से बढ़ाकर 65 या कुछ मामलों में देखें तो 75% किए जाने की बात की गई है। तो ऐसे कानून जो आरक्षण के दायरा को बढ़ाते हैं, आरक्षण की जो 50% की सीमा है, जिसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर रखा है कि कहीं भी, चाहे केंद्रीय सेवाओं की बात करें, चाहे राज्य स्तर की सेवाओं की बात करें, 50% से अधिक आरक्षण लोक नियोजन के विषय में नहीं हो सकते। लेकिन यदि राज्य सरकारें, जैसा कि तमिलनाडु में देखते हैं तो 69% का आरक्षण, तो हर जगह पर आरक्षण 50% से अधिक अगर है, राज्य के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा देने की आवश्यकता होगी। अगर उसे कवर नहीं किया गया तो न्यायपालिका कभी उस पर रोक लगा देगी। तो इस वजह से राज्य सरकारों के स्तर पर आरक्षण के दायरा को बढ़ाते हुए जब किसी नए कानून का निर्माण किया जाता है तो उसे अनुसूची 9 के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो जब अनुसूची 9 का हिस्सा बन जाता है तो न्यायपालिका फिर वहाँ पर उसकी समीक्षा करने में समर्थ नहीं रह जाती है। हालांकि अब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो इसके जस्ट उलट है। हम लोग आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 9वीं अनुसूची की जो तीसरी विशेषता है, ऐसे कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं बहुतायत में जिनका संबंध भूमि सुधार से है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से है या आरक्षण जैसे प्रावधानों को लागू करने से है। इसकी अगली विशेषता अगर आप देखें तो ये जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची न्याय संगत समाज की स्थापना में सहायता प्रदान करती है। ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं, कारण क्या है कि समाज असमानताओं से भरा पड़ा है। जिसके पास धन संपदा है बहुतायत में है, और जो गरीब है वो गरीब और निरंतर गरीब है, या फिर वो हाशिए पर बैठा हुआ है। तो इससे सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है। इसके लिए आरक्षण जैसे कानून का निर्माण किया जाता है। और आरक्षण जैसे कानून, चूँकि ये समाज में कहीं ना कहीं किसी की रोटी छीनकर किसी को देने वाली बात होती है, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का जो मौलिक अधिकार वो प्रभावित होता है। तो इस वजह से ऐसे आरक्षण से संबंधित कानून को संरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो इसे तभी संरक्षा प्राप्त होगी जब इसे 9वीं अनुसूची का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में जो कानून इस प्रकार के सम्मिलित किए गए हैं, इन कानूनों के क्रियान्वयन की वजह से, समुचित रूप से यदि इनका क्रियान्वयन होता है तो क्रियान्वयन की वजह से समाज के स्तर पर समानता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी न्याय संगत समाज की स्थापना में 9वीं अनुसूची का योगदान है। 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो न्याय संगत समाज की स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें तो ये जो 9वीं अनुसूची का विषय है, ये भूमि की सघनता को रोकने से भी संबंधित है। भूमि की सघनता से मतलब है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है, बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार है,
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूमिहीन प्रकार के हैं। तो इनके बीच एक समानता का भाव तब तक पैदा नहीं होगा जब तक भूमि सुधार जैसे कानून का सफल क्रियान्वयन नहीं कर लिया जाता। तो भू सुधार से संबंधित कानून को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून संकलित किए गए। अब यहाँ पर भी देखें तो जिनके पास बहुत अधिक भूमि है और जिनके पास भूमि नहीं है, तो कानून का जब निर्माण किया जाएगा भूमि सुधार को लेकर, तो कहीं ना कहीं जिनके पास ज़्यादा भूमि है उनकी भूमि में कमी की जाएगी और जो भूमिहीन हैं उनके बीच इस प्रकार की भूमि का आवंटन किया जाएगा। तो एक बार फिर से लगता है कि समानता का जो हमारा सिद्धांत है उसका उल्लंघन होगा, यानी एक समान प्रकार के कानून का निर्माण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर न्यायपालिका फिर हस्तक्षेप कर सकती है, इसलिए ऐसे कानून को 9वीं अनुसूची का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही हम ये भी विशेषता के रूप में देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कानूनों का संरक्षण 9वीं अनुसूची से प्राप्त होता है। बहुत सारे सामाजिक उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे आर्थिक उद्देश्य होते हैं, जहाँ पर कहने के कानून का निर्धारण करना आवश्यक होता है, और यदि ऐसे कानून न्यायपालिका के हस्तक्षेप का बलि चढ़ जाए तो मुख्य उद्देश्य जो प्रभावित हो जाते हैं। इस वजह से ऐसे कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। और खासकर ये जो कानून है वो भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं, धन के पुनर्वितरण से जुड़े हुए हैं, श्रम कानून हैं, करों से संबंधित कानून हैं, राजस्व से जुड़े हुए कानून हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से 9वीं अनुसूची का संकलन किया गया और यही इसकी विशेषता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि 9वीं अनुसूची की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसकी वस्तुस्थिति स्थिति क्या है। जैसा कि अगर आप 9वीं अनुसूची के उद्देश्य की बात करें तो 9वीं अनुसूची का निर्धारण करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही कार्य कर रहा था कि इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में इन्हें नहीं उठाया सकता है। ये ऐसे कानून होंगे जो न्यायिक समीक्षा से परे होंगे। तो क्या वास्तव में 9वीं अनुसूची से संबंधित जो कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है? यदि हम इस प्रश्न पर विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से हमें समझना होगा कि 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल किए गए हैं, 9वीं अनुसूची के जितने भी कानून हैं, ये ऐसे कानून हैं जिन्हें अनुच्छेद 31B के तहत शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 31B की जो प्रकृति है वो क्या है? समीक्षा के दायरे से परे है। अनुच्छेद 31B का जो नेचर है उस आधार पर यदि आप विश्लेषण करें तो अनुच्छेद 31B से संबंधित प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा से इसे दूर रखा गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून भी समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में 1981 में एक निर्णय दिया है वामन राव के मामले में, और वामन राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई कानून जो 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, वे भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन तब जब ऐसे कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हो। यहाँ पर एक कंडीशन है, न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन ऐसी न्यायिक समीक्षा तब की जा सकती है जब ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। संविधान का जो मूल ढांचा है यदि उनसे प्रभावित हो रहा हो तो ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा संभव है, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो 1981 का जो वामन राव का मामला है उसमें स्पष्ट किया गया है कि 24 अप्रैल 1973 को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, 24 अप्रैल 1973
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था और इस निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आधार क्या बनाया गया? तब जब ऐसे कानून संविधान के बुनियादी ढांचे से असंगत हो, मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हों, यानी संविधान के जो मौलिक सिद्धांत हैं यदि वे उनका उल्लंघन करते हैं तो 9वीं अनुसूची से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जा सकता है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम देखें कि न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए जो वाद हैं वे कौन कौन से हैं। कारण कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल एक निर्णय में नहीं, एक से अधिक मामलों पर सुनवाई करते हुए न्यायिक समीक्षा की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है 9वीं अनुसूची के संदर्भ में। कारण कि 9वीं अनुसूची का जो विषय बड़ा विवादित रहा, ये मान लिया गया था कि 9वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं संभव है। लेकिन न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, चाहे 1981 के बाद की बात करें या 1973 के केशवानंद भारती का मामला की बात करें या फिर उसके बाद चाहे आप एक और मामला आया था इल्हो का, चाहे उसके बाद की बात करें, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कुछ इसी प्रकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न वादों में निर्धारित किया है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम केशवानंद भारती मामला को देखें। केशवानंद भारती का जो मामला है उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान की जो मूल संरचना है उस मूल संरचना को कभी भी प्रभावित नहीं किया सकता है। जैसे में हुआ क्या था कि गोलकनाथ का एक वाद आया था और गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान की जो मूल संरचना है वो अप्रभावित बना रहना चाहिए। हालांकि मूल संरचना का जो वाद है वो 1973 से प्रारंभ होता है, केशवानंद भारती के मामले से प्रारंभ होता है, लेकिन गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे उसके भी पहले अगर आप देखें तो शंकरी प्रसाद का वाद आया था 1951 में, और शंकरी प्रसाद के वाद में न्यायालय का मानना था कि मूल अधिकारों का संशोधन संविधान संशोधन विधि के माध्यम से किया जा सकता है, यानी साधारण संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार संशोधित नहीं किया जा सकते। लेकिन बाद में गोलकनाथ का जब वाद आया तो न्यायपालिका ने निर्धारित कर दिया कि मूल अधिकारों का संशोधन संविधान संशोधन विधि के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है। और इसी बात को 1973 में केशवानंद भारती का जब मामला आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई अवधारणा गढ़ दी, और वो नई अवधारणा क्या है? संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, बुनियादी संरचना का एक नया सिद्धांत यहां से उभर कर सामने आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो संसद है उसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। यानी संसद को संविधान में संशोधन का तो अधिकार है, लेकिन केवल उस सीमा तक जिससे कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो अप्रभावित बना रहे। संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हुए उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसी केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह उन संशोधनों को संविधान के बुनियादी ढांचे से हटा देगा जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं, न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है। यानी मौलिक अधिकार में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जा रहा है तो यहाँ पर न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह इस प्रकार के संशोधन को अविधिमान्य साबित कर दे, उसे शून्य घोषित कर दे, तो न्यायालय उसे खारिज कर सकता है, ये उसके पास अधिकार होगा।
दूसरा वाद जो काफ़ी चर्चित रहा, खासकर 9वीं अनुसूची को लेकर, वो 1981 का वाद है, वामन राव का वाद है। और इस 1981 का वामन राव का जो वाद है, इसमें न्यायालय ने साफ तौर पर कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि वे संशोधन जो 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती के मामले में निर्णय दिया गया था, से पहले संविधान में किए गए संशोधन वैध और संवैधानिक है, लेकिन जो निर्दिष्ट तिथि के बाद बनाए गए हैं उन्हें संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यानी 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को शामिल कर लिया गया है उनकी संवैधानिकता की चुनौती अब स्वीकार नहीं होगी, संवैधानिकता के आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद के जो भी निर्णय हैं, जो भी नए कानून बनाए गए हैं, उन्हें अब चुनौती दी जा सकती है। यानी कहने का आशय है कि 24 अप्रैल 1973 का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। न केवल उस दिन केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, बल्कि एक समय सीमा सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दी है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले संविधान में जितने भी संशोधन किए गए थे, संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची का जो संकलन किया गया था, 9वीं अनुसूची में जितने कानून निर्धारित किए गए थे, वे सब के सब वैध और संवैधानिक है, लीगल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। लेकिन जो इस तिथि के बाद बनाए गए हैं उन्हें संवैधानिकता के आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर उन्हें चुनौती दी जा सकती है, उस पर रोक नहीं है। यानी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में भले ही किसी विषय को सम्मिलित किया गया हो, फिर भी वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद रहा है और वह वाद है IR कोल्हो का। ये 2007 का वाद है। महत्व इसलिए इसका है कारण कि इस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 21 के तहत सभी कानूनों का परीक्षण किया जा सकता है। एकदम स्पष्ट है इसमें। कहने का आशय कि 24 अप्रैल 1973 के मामले में दिए गए निर्णय का जो दिन है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके लागू होने पर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत सभी कानूनों का परीक्षण संभव है। उन्हें न्यायालय में उठाया सकता है, न्यायपालिका उनका परीक्षण करने का अधिकार रखती है। और साथ ही न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को भी बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है, और यदि यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका द्वारा ये जांच के लिए खुला है। यानी कहने का आशय कि चाहे आप 1973 की बात करें, 1981 का वामन राव का जो मामला था उसकी बात करें, और बाद में IR कोल्हो का जो वाद 2007 में है, इन सब का लबोलुबाब यही है कि न्यायपालिका 9वीं अनुसूची के कानून में उस सीमा तक हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है जहां तक ये प्रावधान संविधान की मूल ढांचा से असंगत है। संविधान की मूल ढांचा को यदि ये प्रभावित करते हैं तो न्यायपालिका के द्वारा इनकी जांच की जा सकती है, न्यायपालिका के द्वारा इनकी समीक्षा की जा सकती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्धारित कर दिया कि 9वीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि एक बार न्यायालय ने किसी कानून को जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है, यदि उसे संवैधानिक मान लिया गया है तो अब भविष्य में उसको लेकर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सेफगार्ड भी 9वीं अनुसूची के कानून को दे दिया गया है, बशर्ते वो एक बार न्यायालय ने उसे यदि स्पष्ट कर दिया हो कि यह संवैधानिक कानून है,
संविधान से असंगत नहीं है तो फिर अब दोबारा उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि 9वीं अनुसूची की आलोचना का आधार क्या है। 9वीं अनुसूची का विषय इतना विवादित क्यों है और इसकी आलोचना किन रूपों में की जाती है, किन आधारों पर की जाती है। तो एक तो है कि जो 9वीं अनुसूची के विषय हैं, इसको लेकर कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करने से संबंधित है। ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, कारण कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण जैसे विषय को शामिल किया गया है। आरक्षण जैसे विषय पर कानून का निर्धारण किया गया है जो कहीं न कहीं समता का जो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है उसका उल्लंघन करता है। हालांकि अनुच्छेद 15 और 16 के बारे में आप अध्ययन करें तो सामाजिक समानता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। आरक्षण की जो व्यवस्था होती है वह समाज के स्तर भेदभावपूर्ण प्रकार की व्यवस्था होती है, लेकिन समाज पहले से ही असमानताओं से भरा है। कुछ लोग इतने दूर बैठे हैं, हाशिए पर बैठे हैं कि वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है। वहाँ पर हम समानता की बात कैसे कर सकते हैं? हाशिए पर बैठे लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण जैसी भेदभावपूर्ण प्रकार की व्यवस्था को लागू किया गया है। तो निसंदेह ये मौलिक अधिकार, समानता का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिर भी जो आलोचक है वो इसी आधार पर आलोचना करते हैं 9वीं अनुसूची को लेकर कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण जैसे कानून निर्धारित किए गए हैं जो वास्तव में मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दूसरी जो आलोचना की जाती है सत्ता के दुरुपयोग को लेकर। सरकारें आती हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर किसी ऐसे कानून का निर्धारण कर देती हैं जो विवादित श्रेणी का हो और उसे संरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची का कवच उस पर चढ़ा दिया जाता है। तो कहने का आशय है कि राजनीतिक कारणों से अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करने के लिए 9वीं अनुसूची में कानूनों को सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, न्यायिक निरीक्षण इसकी संभव नहीं होती, चूंकि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं उन्हें कहीं न कहीं एक स्वेच्छा प्राप्त है न्यायपालिकीय हस्तक्षेप से। कारण कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप केवल तभी कर सकती है जब ये कानून संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहे हों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हों। अगर ये दो विषय उसमें सम्मिलित नहीं हैं तो 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से न्यायिक निरीक्षण की कमी है 9वीं अनुसूची के विषयों में। साथ ही हम क्या देखते हैं कि 9वीं अनुसूची से संबंधित जो कानून हैं वे असमान व्यवहार रखते हैं। इन कानूनों और नीतियों के प्रति असमान व्यवहार आमतौर पर देखने को मिलता है। कुछ कानून न्यायिक जांच से सुरक्षित हैं जबकि अन्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। कुछ कानूनों की न्यायिक जांच की जा सकती है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन पर न्यायिक समीक्षा संभव ही नहीं है, तो कहीं न कहीं असमान व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित होता है। साथ ही हम क्या देखते हैं, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, स्पष्टता का अभाव है। जो 9वीं अनुसूची से संबंधित कानून हैं उनमें स्पष्टता को नज़रअंदाज किया गया है। ये ऐसे कानूनों को शामिल करने के जो मानदंड हैं वो परिभाषित नहीं है। ऐसे मानदंडों की स्पष्टता संदिग्ध बनी रहती है। किस कारण से, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों इस प्रकार के कानून का निर्धारण कर रहे हो, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चितता पैदा होता है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही कहीं न कहीं इसमें उसकी कमी दिखाई पड़ने लगती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो 9वीं अनुसूची के विषय हैं, इस संबंधी जो कानून हैं उनमें स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही नियंत्रण और संतुलन को लेकर अगर देखें तो यहाँ पर जो आलोचना की जाती है वो वास्तव में 9वीं अनुसूची की जो वैधता है वो विवाद का विषय रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कमजोर करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर देता है। तो इसको लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। साथ ही इसके आलोचना का एक विषय है मनमाने कार्य को लेकर। 9वीं सूची का जब प्रयोग होता है तो सरकारों ने समय समय पर अनुचित
और मनमाने कार्य किया है इस अनुसूची के माध्यम से। जैसे एक उदाहरण दिए, झारखंड सरकार जो है वहाँ पर एक विधेयक पारित करवाई है, सरकारी पदों पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर वो 77% करना चाहती है। जबकि मिनर्वा मिल्स के वाद में या सर्वोच्च न्यायालय ने और भी कई ऐसे मामलों पर निर्णय दिया है और स्पष्ट किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन राज्य सरकारें अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों को साधने के उद्देश्य से आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय को निरंतर प्रज्वलित करते रहते हैं। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करते हैं और केवल बढ़ाने की बात नहीं करते, उसे विधानमंडल से पारित भी करवा लेते हैं। जैसा कि झारखंड सरकार केस में देख सकते हैं, अभी इसी प्रकार का केस लास्ट ईयर 2023 में जो है छत्तीसगढ़ से भी देखने को मिला था। 2020 में अगर आप देखें तो मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट परीक्षाओं का जो आयोजन होता है तो तमिलनाडु की सरकार का मानना है कि नीट से उसे मुक्त कर दिया जाए। वहाँ की सरकार खुद जो है एक कॉमन टेस्ट ले और उस टेस्ट के आधार पर मेडिकल में प्रवेश हो, MBBS के में प्रवेश हो, और इसके लिए कानून बनाकर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। तो ये तमाम प्रकार के जो है राजनीतिक हित साधने के प्रयास 9वीं अनुसूची को लेकर किए जाते हैं। तो इस वजह से भी आलोचना की जाती है कि सरकारें इस 9वीं अनुसूची के माध्यम से मनमाने कार्य को बढ़ावा देती है। तो ये तमाम प्रकार की आलोचनाएं हमें देखने को मिलती है 9वीं अनुसूची के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर आज आप लोगों ने अध्ययन किया 9वीं अनुसूची से संबंधित जो जुड़े हुए विषय हैं उनको लेकर। तो आज का अध्ययन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आप सब निरंतर बने रहिए और बराबर कोई न कोई नया विषय जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। और एक बार फिर से आप सबको इन्फॉर्मेशन देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लास भी आपकी शुरू हो रही है। अभी 16 जून को IAS प्रीलिम्स का पेपर है और उस पेपर के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस हमारे शुरू हो जाएंगे। आप चाहे इंडियन पॉलिटी प्री की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं बेहतर ढंग से। काफ़ी विस्तार से तैयारी होती है पूरे के पूरे सेकेंड पेपर का, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस है, आपका IR है। तो ये तमाम विषयों को लेकर ये चर्चा की जाती है। साथ ही जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है उसको लेकर भी मैं ऑनलाइन क्लास आपको देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से सिंडिकेट IAS का ऐप डाउनलोड करना होगा। और किसी प्रकार का अगर लगता है कि हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर फ्लैश होता है सिंडिकेट IAS का, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कोई भी स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं, चाहे वो विषय को लेकर या एडमिशन को लेकर या क्लासेस को लेकर। ये पूरी जानकारी आपको वहाँ से उपलब्ध हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग फिर एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।